हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 38। कहता कुछ अपराधों का संज्ञान। इसका मतलब ये हो गया कि चैप्टर सारे अपराधों को लागू नहीं, पहली चीज आ गई। क्योंकि कहता कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। तो सबसे पहली चीज यहीं से आ रही है कि ये चैप्टर सारे अपराधों का संज्ञान करने के लिए लागू नहीं है। और दूसरी बात यहीं से निकल रही है कि ये परिसीमा अपराध का संज्ञान करने के लिए है, अपराधी का संज्ञान करने के लिए नहीं। क्योंकि अपराध का संज्ञान ये कहा, और ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कब? जब इन्हीं पर बहस शुरू हो जाती है। और इन पर बहस कब शुरू होती है? जब विचारण चलता है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बीएनएसएस या सीआरपीसी एकदम क्लियर तो तभी समझ में आती है जब आप इसे इन ऑपरेशन यानी इन एप्लीकेशन कचहरी में देखें। अदरवाइज ये सैद्धांतिक रूप से समझ में आती है और विभिन्न उपबंधों का अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो पाता। लेकिन मेरी इस बात का यह अर्थ कदापि नहीं है कि इन सेक्शंस को कचहरी में समझा जा सकता है। ये सेक्शन आपको मालूम होने चाहिए। और जब इन एप्लीकेशन आप देखेंगे इन सेक्शंस को, तब आपको ध्यान में आएगा कि विधायिका ने ये जो शब्द चुने हैं ये कितने सुविचारित ढंग से चुने। उसने कहा कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, यानी बात अपराधों के संज्ञान के संबंध में चल रही है। मान लीजिए इस चैप्टर में जिन अपराधों के लिए, यद्यपि ये ठीक है कि सारे अपराधों के लिए परिसीमा यहां दी नहीं गई, क्योंकि अभी हम आगे बढ़े ही नहीं, हमने तो केवल चैप्टर का नाम पढ़ा है और चैप्टर का नाम कहता कुछ अपराधों के लिए। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इस चैप्टर में जो कुछ लिखा है वो सारे अपराधों को लागू नहीं है, कुछ ही अपराधों को लागू है। लेकिन चलिए उन्हीं अपराधों की बात कर लेते हैं जिन अपराधों को ये लागू है। तो उन्हीं अपराधों का विचारण चल रहा है और जिन व्यक्तियों के विरुद्ध यह विचारण चल रहा है उनके विरुद्ध जब साक्ष्य प्रस्तुत हुआ तो पता यह लगा कि कुछ और लोग भी हैं जिनके विरुद्ध इस अपराध का विचारण होना चाहिए। ठीक है, साक्षियों के साक्ष्य से यह ध्यान में आया विचारण के दौरान कि कुछ अन्य लोग भी हैं जिनका विचारण इस अपराध के लिए होना चाहिए, जिसके लिए इस चैप्टर में परिसीमा दी गई है। तो अंतर्गत धारा 319 सीआरपीसी है जो बीएनएसएस में बदल गई। ठीक है, उसके अंतर्गत जांच और विचारण के दौरान दंड न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आहूत कर सकते हैं विचारण के लिए उन व्यक्तियों के साथ जिनका विचारण चल रहा है ऑलरेडी, जिनके द्वारा इन व्यक्तियों के साथ अपराध किया जाना प्रतीत होता है। ठीक है, अब इन व्यक्तियों को आहूत कर लिया गया और मान लीजिए ये स्टेज उस दिन आई है जिस दिन इस अपराध का संज्ञान हुए या इस विचारण को चलते 10 वर्ष बीत चुके हैं। तो अगर यह ना लिखा हो कि कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, तो इन व्यक्तियों को अब आहूत किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि
इनके विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसके लिए परिसीमा यहां दी गई है, उस परिसीमा की अवधि बीतने के बाद अपराध का संज्ञान लिया जा रहा है। इसलिए उनके विरुद्ध यह कहा ही नहीं जा सकता कि परिसीमा की अवधि विचारण को बाधित नहीं कर रही है। लेकिन चूंकि यहां पर लिखा है कि कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, और जिस अपराध में इन्हें विचारण के लिए आहूत किया गया ऐसे अपराधी, ठीक है, आज की डेट में इन्हें इस अपराध के अपराधी के, या यूं कहें इस अपराध के प्रस्थापित अपराधी के लिए, अपराधी के रूप में विचारण के लिए आहूत किया गया है। और जिस अपराध के प्रस्थापित अपराधी के लिए, जिस अपराध के प्रस्थापित अपराधी के रूप में विचारण के लिए इन्हें आहूत किया गया, उसके लिए संज्ञान परिसीमा की अवधि के भीतर हो गया था, ठीक है। उसके लिए तो संज्ञान वही हो चुका था। और यहां अपराधी का संज्ञान परिसीमा के बाद नहीं लिया जा सकता, यह नहीं लिखा है। अपराध का संज्ञान परिसीमा के बाद नहीं लिया जा सकता, यह लिखा है। और अपराध का संज्ञान तो परिसीमा के भीतर ही हो गया था। और 319 उसे हम लोगों ने पढ़ा था, और वहां भी यह लिखा था कि ये जो नए व्यक्ति आहूत होकर आएंगे, इनके बारे में ऐसे मान लिया जाएगा मानो ये विचारण के प्रारंभ होने के दिनांक पर ही अभियुक्त थे, और इनके विरुद्ध कार्रवाई बिल्कुल प्रारंभ से संस्थित होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर 319 में जो लिखा है उसी के संगत उपबंध यहां पर रखे गए, जब उन्होंने लिखा कि कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। यहां अपराधी का संज्ञान इसे करने के लिए परिसीमा निर्धारित नहीं की गई, और अपराध का संज्ञान पूर्व में ही हो गया। परिसीमा रखी क्यों गई, और रखी गई तो सारे अपराधों के लिए क्यों नहीं रखी गई? भैया तो रखते ही ना, और रखी तो सारे अपराधों के लिए क्यों नहीं रखी? तो परिसीमा रखने के कारण तो ये कि एक निश्चित अवधि है अपराध को हुए अगर हो गई है तो उसके बारे में विश्वसनीय साक्ष्य मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपराधों के संबंध में अनुभव यह है कि जो साक्ष्य उपलब्ध होता है वो अक्सर मौखिक साक्ष्य होता है, क्योंकि अपराध कोई प्रोमिसरी नोट लिखकर तो करता नहीं कि हम अमुक व्यक्ति की हत्या कर ही देंगे और उसके बाद हत्या कर दें। ये लिखकर कहे कि हमने अमुक व्यक्ति की हत्या कर दी, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो अपराधों के संबंध में अक्सर मौखिक साक्ष्य ही उपलब्ध होता है। तो अगर बहुत लंबा समय बीत गया और विचारण नहीं हुआ तो साक्ष्यों की जो स्मृति है वो एकदम ठीक रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी साक्ष्य की, वैसे वैसे उसकी चीजों को याद रखने की क्षमता ही घटती जाएगी, और फिर वो साक्ष्य देगा। और राज्य का काम क्या है? न्याय करना, और न्याय करने का मतलब क्या है? जो होना चाहिए वही हो। तो इस साक्षी की कमजोर होती स्मृति पर विश्वास करके चाहे वाद का न्याय निर्णय अभियोजन के पक्ष में हो और चाहे बचाव के, दोनों ही दशाओं में निर्णय के गलत होने की संभावना ये बनी रहेगी। और वही बात चाहे आपकी ये आंख रोए और चाहे ये आंख,
रोना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी दाईं आंख रोए तो पड़ोसी रो रहा हो और आपकी बाईं आंख रोए तो आप रो रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस अविश्वसनीय साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अन्याय इन्फॉर्मेंट के साथ हो या आरोपित के साथ, अंततः राज्य का जो दायित्व है वो तो पूर्ण नहीं ही हुआ। राज्य का दायित्व जो भी है अपने नागरिकों के प्रति, उसका उन्मोचन हो पाया ये तो कहा ही नहीं जा सकता। इट्स ए लिमिटेशन, ताकि साक्ष्यों की जो स्मृति है वो तब तक ताजी बनी रहे जब तक विचारणा निपटे। हालांकि इसका भी कोई लाभ होता नहीं दिख रहा, क्योंकि अपराध का संज्ञान हो जाता है और संज्ञान किस तरीके से होगा मालूम ही है आपको, 210 में परिवाद पर तो तत्काल संज्ञान होगा, अन्वेषण हुआ तो पुलिस रिपोर्ट पर होगा और संज्ञान के बाद प्रतियां ये दी जाएंगी और उसके बाद विचारणा की कार्यवाही है और विचारणा की कार्यवाही से पूर्व आरोप की विरचना, यही बहुत समय तक नहीं होगा। तो जो परिसीमा रखने के पीछे उद्देश्य है वो तो फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है। लेकिन फिर भी परिसीमा रखने के पीछे जो विधायिका की मंशा है वो मंशा यही है कि साक्षी अपराध के संबंध में साक्ष्य देने उस समय आए जिस समय उनकी स्मृति अपराध के तथ्यों के संबंध में एकदम ताजी हो, ताकि अपराध के तथ्यों के संबंध में एक विश्वसनीय साक्ष्य ये उपलब्ध हो सके। और दूसरी मंशा जो विधायिका की है परिसीमा को रखने के पीछे वो ये भी है कि अगर आज अपराध हुआ और 20 बरस बाद उस अपराध के लिए किसी को दंडित भी कर दिया गया, या अगर गलत दोषारोपण है तो 30-40 साल बाद यदि उसे छोड़ भी दिया गया तो भी जो न्याय का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि व्यक्ति से बदला लेने के लिए हम उसे दंडित नहीं कर रहे थे। दंड देने के पीछे जो थ्योरीज थी वो ये थी कि समाज सीख ले कि अगर किसी ने अपराध किया तो इस प्रकार दंडित होना पड़ेगा। अब वे लोग जिन्होंने उस अपराध को होते देखा था उनमें से बहुत कम तो जिंदा बचे हैं, और जो इस समय सीख लेने की स्थिति में है वो सब उस समय बच्चे थे या थे ही नहीं। आज तुम 30 या 40 साल पहले का मुकदमा डिसाइड करो तो आज जो सीख लेने की स्थिति में है उन्होंने तो उस समय जन्म भी नहीं लिया था जब इस अपराध के तथ्य घटित हुए थे, और जिनके सामने इस अपराध के तथ्य घटित हुए थे उनमें से कई तो खत्म हो चुके और जो हैं भी उन्होंने तो अपराध छोड़ो समाज से ही तौबा कर लिए, क्योंकि अब वो वृद्धावस्था में। तो इस डिसीजन का जो उपयोग है वो समाज में कुछ भी नहीं है, ये जीरो है। दांडिक न्याय प्रशासन जिस उद्देश्य को लेकर चलाया जाता है समाज को व्यवस्थित करना, उस दृष्टिकोण से इस जजमेंट का कोई उपयोग अब ही नहीं। और तीसरी बात यह है
कि कानून व्यक्तियों के विकास में सहायक होना चाहिए, और विकास मानव का तभी हो सकता है जब वो चिंता मुक्त जीवन जिए। हम निर्दोष, कोई जरूरी थोड़ा है हमारे खिलाफ अपराध विचाराधीन है तो हम दोषी होंगे, और आप अनंत काल तक हमारे विरुद्ध विचारण की प्रक्रिया को लंबित रखें तो भी हम चिंता मुक्त नहीं हो सकते। तो इस सारी जो प्रवृत्ति है, ये जो सारी, इस पर भी परिसीमा के माध्यम से अंकुश लगाया जाता है। लेकिन परिसीमा, लिमिटेशन अपराधों पर उस प्रकार से एप्लीकेबल नहीं की जा सकती जिस प्रकार से ये सिविल मामलों में एप्लीकेबल होती है। सिविल मामलों में जो लिमिटेशन है उसके एप्लीकेशन के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, उसे लिमिटेशन एक्ट कहते हैं। लेकिन दंड विधियों में या तो दंड विधि स्वयं किसी अपराध के लिए लिमिटेशन इसका प्रावधान कर रही हो, जैसे बहुत सारी स्पेशल लॉज होते हैं, उनमें यह लिखा होता है कि अमुक अपराध जो इस विधि के अंतर्गत किया जाएगा उसका संज्ञान अमुक समय में ही किया जाएगा। तब तो बात अलग हो गई। अदरवाइज उस अपराध के संबंध में इसी अध्याय के अधीन लिमिटेशन को निर्धारित किया जाएगा। लेकिन जो लिमिटेशन एक्ट है उसके प्रोविजन लागू नहीं होंगे। कारण यह कि सिविल कार्रवाई में जो मुकदमा दायर कर रहा है, यानी जो वादी की संस्थिति में है, उसकी कुछ शिकायत है किससे? प्रतिवादी से। वो प्रतिवादी के प्रति किसी अनुतोष की मांग कर रहा है, और उस अनुतोष की मांग वो अपने लिए कर रहा है। ठीक है, उस अनुतोष की मांग वो समाज के लिए नहीं कर रहा, उस अनुतोष की मांग वो अपने लिए कर रहा है। और अगर समाज के लिए भी कर रहा है तो अपने सहित समाज के लिए कर रहा है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आदेश 1 नियम 8, उसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट ये फाइल होगा, जहां वादीगण बहुत अधिक संख्या में होंगे। वहां वादी अपने और अपने जैसे अन्य हितधारकों के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुकदमा ला सकेगा। लेकिन अगर उसका अपना हित उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं आएगा। यही फर्क है किसका? पीआईएल और रिप्रेजेंटेटिव सूट का। पीआईएल में वादी का स्वयं का कोई हित न हो, यह हो सकता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सूट में उसका खुद का हित न हो, यह संभव नहीं। तो कुल मिलाकर जो सिविल कार्रवाई है उसमें वादी का स्वयं का हित इन्वॉल्व होता है, इसलिए वहां वादी से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने हित के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुकदमा लाए। आप लोगों से लिमिटेशन एक्ट पर हमारी बात हुई है, और हमने कहा था कि लिमिटेशन एक्ट किस पर? इक्विटी पर आधारित है, वो साम्यिक अधिनियम है। और यह भी प्री में खूब पूछा जाता है कि लिमिटेशन एक्ट काहे पर आधारित है, तो वो साम्य पर आधारित है। ठीक है ना, लिमिटेशन हमेशा कहीं भी हो वो साम्य पर आधारित होती है। ठीक है, तो साम्य इस बात की मांग करती है कि अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो जल्द से जल्द मांगिए, और अगर आप जल्द से जल्द नहीं मांग रहे तो इसका कोई ना कोई कारण है, और अगर वो कारण संतोषजनक नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है
कि आप दूसरे व्यक्ति को परेशान करो। इसलिए हम लोग देखेंगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 32 पर पहुंचेंगे तो वहां एक सवाल आएगा कि मूल अधिकार, इसके प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 में आप जा सकते हैं, सही है। लेकिन अनुच्छेद 32 में जब आप पहुंचेंगे अपने मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए, तो न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यह भी देखेगा कि आप अब तक अपने फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन के लिए क्यों नहीं आए। ठीक है, ये ठीक कि फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन के लिए जो कार्यवाही संस्थित होती है उस पर कोई प्रक्रिया, ठीक है, कोई सीमा निर्धारित नहीं करती, ये सही है। लेकिन फिर भी जब वो आएगा आर्टिकल तो आपको बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट उन कार्यवाहियों को चलाते समय किसी भी कार्यवाही को चलाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको एडॉप्ट कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर मामला बहुत अपवादिक नहीं है तो आपके द्वारा अपने फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन के लिए प्रस्तुत की गई कार्यवाही को लिमिटेशन के आधार पर स्वीकार करने से मना भी कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे मना करेगा, हम कह रहे कर सकता है। जब अनुच्छेद 32 में हम लोग आएंगे तो देखेंगे, क्योंकि 32 लिमिटेशन एक्ट को अपनी कार्यवाहियों में लागू करता है। क्यों? लिमिटेशन हमेशा साम्य पर आधारित है। जब आप कार्यवाही कर सकते थे पहले तो क्यों नहीं की? तो सिविल कार्यवाही में चूंकि वादी का अपना हित इन्वॉल्व होता है, इसलिए अपेक्षा की जाती है कि आप लिमिटेशन एक्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा में ही अपनी कार्यवाही प्रस्तुत करें। लेकिन अपराध, इसमें समाज का हित इन्वॉल्व है, इसमें व्यक्ति का हित ये कम इन्वॉल्व है, इन्फॉर्मेंट का हित है, लेकिन समाज का हित ज्यादा है। इन्फॉर्मेंट का तो जो बुरा होना था हो चुका है, उसे पिटना था पिट गया, उसकी संपत्ति जानी थी चली गई। लेकिन जिसने ली है अगर उसे छोड़ दिया गया तो समाज का बुरा ज्यादा होगा। आज एक ही गई कल भी की जाएगी। इसलिए यहां लिमिटेशन को उस ढंग से लागू नहीं किया जिस ढंग से सिविल में लागू किया, और क्रिमिनल में भी लिमिटेशन को लागू किया वहां जहां व्यक्ति का हित इन्वॉल्व था। जैसे अपील कितने दिनों में होगी, ठीक है, अपील में आपका हित इन्वॉल्व है तो लिमिटेशन ही निर्धारित करेगी, लिमिटेशन एक्ट ही निर्धारित करेगा कि आप अपील कितने दिनों में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वहां आपका हित इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन अपराधों के संज्ञान के मामले में, जहां अपराधों के संज्ञान की बात है, वहां समाज का हित यह इन्वॉल्व हो रहा है। इसलिए सामाजिक हित इसे ध्यान में रखकर अपराधों के संज्ञान के लिए स्वयं बीएनएसएस या सीआरपीसी में ही व्यवस्था कर दी गई, और अपराध के चरित्र और अपराध की प्रकृति, इसके आधार पर यह तय किया गया कि जो अपराध यहां छोटे अपराध माने गए, जिनका समाज की व्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव है, उनके संबंध में तो समय सीमा निर्धारित रहेगी। लेकिन जो बहुत गंभीर अपराध हैं उनके संबंध में कोई समय सीमा नहीं होगी। ठीक है, अर्थात जो यहां मेंशन किए गए हैं उनके संज्ञान के संबंध में तो यह समय सीमा रहेगी जो यहां बताई गई है। लेकिन वे अपराध जो यहां नहीं लिखे
उनके संबंध में कोई समय सीमा नहीं है। और यहां जो अपराध लिखे हैं अभी हम लोग देखेंगे, वो कहेंगे कि अगर अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो उस अपराध के संज्ञान के लिए, उस अपराध के, न कि अपराधी, उस अपराध के संज्ञान के लिए क्या होगा, 6 महीने का समय सीमा के तौर पर निर्धारित किया जाता है, अर्थात 6 महीने के बाद उसका संज्ञान नहीं होगा। अगर अपराध 1 साल के कारावास तक से दंडनीय है, 1 साल या उससे कम, तो 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष से अधिक, ठीक है, और आपका कहता 6 मास होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, 1 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, और 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 साल से अधिक किंतु 3 साल से कम की सजा से दंडनीय। मत देखिए, अभी हम बताएंगे। 3 साल से कम की सजा से दंडनीय, यानी 3 कैटेगरीज आ गई। अपराध जुर्माने से दंडनीय केवल 6 महीने, 1 साल तक की सजा से दंडनीय, 1 साल या उससे कम, एक साल लिमिटेशन, 1 साल से ऊपर लेकिन 3 साल से कम, ठीक है, 3 वर्ष से अनधिक यानी 3 साल या उससे कम, तो लिमिटेशन 3 साल, यानी सजा अगर 3 साल से ऊपर है तो क्या होगा, लिमिटेशन है ही नहीं। यानी युगों में अगर यह पता लग गया कि आपने अपराध किया है, 84 के दंगों में सजा कब हुई, अभी साल 2 साल पहले, जब मोदी चीफ मिनिस्टर हो गए, एसआईटी के, वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, इन्होंने एसआईटी बनाई, क्योंकि दिल्ली की कानून और व्यवस्था केंद्र के हाथों में है, वहां पुलिस होम मिनिस्टर से गवर्न होती है। तो अभी सज्जन कुमार और उन सबको सजा हुई है 84 के दंगों में, FIR भी हुई, ठीक है, तो क्या होगा, तब कोई लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं है। यहां जो बताया गया, तो यहां 3 ही कैटेगरीज बताई गई। अगर इन कैटेगरीज में मामला आ रहा है तो लिमिटेशन है, अदरवाइज लिमिटेशन नहीं है। आगे जब आप पढ़ेंगे 513 जहां से शुरू हो रहा है, तो कहेगा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। अच्छा, एक चीज यहीं पर और समझ लें, एक संव्यवहार में आपने 1 से अधिक अपराध किया, ठीक है, 1 से अधिक, तो लिमिटेशन जो काउंट की जाएगी हमेशा उस संव्यवहार में जिस अपराध में सबसे अधिक सजा है उसको ध्यान में रखकर काउंट होगी। यानी अगर आपने एक संव्यवहार में 1 से अधिक अपराध किए हैं तो उनमें से अगर एक भी अपराध ऐसा होगा जिसमें सजा 3 वर्ष से ऊपर हो गई, तो फिर उस संव्यवहार में किए गए प्रत्येक अपराध के लिए आपके विचारण हेतु कोई समय सीमा नहीं रह गई है। अब आपका विचारण हमेशा कभी भी होगा, क्योंकि एक संव्यवहार में 1 से अधिक अपराध किए गए हैं और वे सारे के सारे परस्पर कनेक्टेड हैं। इसलिए तब जो आपकी लिमिटेशन है वो निर्धारित किससे होगी, जिसमें सबसे अधिक सजा है उससे। ये चीज यहीं पर समझ लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर से एक चीज बस और समझ लें, यहीं पर मानवीय विचारण चल रहा है और हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं, कहां, आरोप की विरचना में, किसमें, सेक्शन 222, कि अगर बड़े अपराध में आरोप विरचित हुआ है, ठीक है, और एक छोटा किंतु पूरा अपराध साबित हुआ है,
अपराध जो साबित हुआ वो छोटा है, तो छोटे अपराध में आपकी दोषसिद्धि की जा सकती है और आपको दंडित भी किया जा सकता है। यानी आरोप की विरचना किसमें हुई? लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग किए जाने के लिए। न्यासभंग साबित हुआ, किंतु यह साबित नहीं हुआ कि आपने लोक सेवक की हैसियत में न्यासभंग किया था। यह साबित नहीं हुआ। यह साबित हुआ कि आपने न्यासभंग किया था। यह साबित हुआ कि आपने चोरी की, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि चोरी करने के समय आपकी हैसियत सेवक और कर्मचारी की थी। ठीक है ना? और आरोप आप पर सेवक की हैसियत में चोरी करने का लगाया गया था। तो सजा 7 साल हो सकती थी और केवल चोरी की दशा में 3 साल होगी। यानी बड़े अपराध का आरोप था, छोटा साबित था और छोटे के लिए सजा हो गई। ठीक है ना? अब जब छोटा साबित हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अपराध के किए जाने की तारीख पर छोटा ही किया गया था। ठीक है? बड़े अपराध के लिए एफआईआर जरूर हो गई, लेकिन हुआ कौन सा था? छोटा। ठीक है ना? माना तो यही जाएगा क्योंकि साबित तो वही हुआ। और छोटे अपराध के लिए समय सीमा निर्धारित थी कि उसका संज्ञान इतने ही दिनों में हो सकता था। ठीक है? और संज्ञान इस अपराध का 3 वर्ष के बाद हुआ। ठीक है? क्योंकि सजा 7 वर्ष मानी गई, इसके संज्ञान 3 वर्ष के बाद हुआ और उस समय वो ठीक माना गया। लेकिन जब चला, विचारण हुआ, तो पता यह लगा कि छोटा ही हुआ था और छोटा हुआ था उसके लिए लिमिटेशन थी। ठीक है? तो क्या अब आपको छोड़ दिया जाए? अब क्या हो? ठीक है? समस्या है। बस इसी समस्या के समाधान के लिए इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है वो है 519। क्या कह रहा है? कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण। कुछ दशाओं में, सबसे पहले यही पढ़ लेंगे। कहता इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, notwithstanding anything contained in the foregoing sections of this chapter, ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट 519 को दे दिया और इसी सिचुएशन के लिए दिया है। इसी सिचुएशन के लिए मीनिंग दे रहा है, इस और मिलती जुलती सिचुएशंस के लिए। ठीक है? उसने कहा इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकता है। ठीक है? क्षमता के सूरत का अधिकार यहां दिया है। ठीक है ना? और क्षमता के सूरत का अगर अधिकार मिला है तो एज अ कोर्ट आपसे यह अपेक्षित है कि आप उसका सम्यक उपयोग करें। मीनिंग देयर बाय, इफ द enjoyment, if the exercise of that right is justified, if the exercise of that right looks justified, वो अगर seems justified, अगर वो न्यायोचित प्रतीत होती है तो उस शक्ति का प्रयोग करें, अन्यथा लोगों को परेशान करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग न करें। आपसे एज अ कोर्ट यह अपेक्षा की जाती है। अब यहां ये जस्टिफाइड लगता है कि शक्ति का उपयोग होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि पूरा विचारण हुआ,
ठीक है, पूरा विचारण हुआ और न्यायालय ने यह पाया कि सेवक के रूप में चोरी करने के लिए प्रथम दृष्टया आपके विरुद्ध साक्ष्य संकलित था, ठीक है ना। अब ये आपका दुर्भाग्य है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो कुछ मिला उसने यह प्रदर्शित किया कि सेवक के रूप में आपने चोरी की। यदि ठीक मिला होता तो हो सकता संज्ञानी ना हो पाता। यह आपका दुर्भाग्य है, लेकिन यह समाज का सौभाग्य है कि तुम्हें चोर के तौर पर दोषित कर दिया गया। तो अब तुम्हारे दुर्भाग्य को तुम्ही को क्यों ना भुगतने दिया जाए और समाज के सौभाग्य का फायदा समाज को क्यों ना दिया जाए, ठीक है। तो यहां ये जस्टिफाइड है कि न्यायालय शक्ति का प्रयोग करे। और यहां क्या लिखा है, कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकता है यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसका समाधान हो जाता है कि विलंब का उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है। दोनों में से कोई भी बात, या तो तथ्यों और परिस्थितियों में उसका उचित स्पष्टीकरण दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए हम कंप्लेंट कैसी परिसीमा काल के बाद लाए, ठीक है, या पुलिस रिपोर्ट ही अन्वेषण के उपरांत हमने परिसीमा काल के बाद प्रस्तुत की, लेकिन हमने ये बताया, उचित स्पष्टीकरण दिया, किताब पता ही नहीं लग पाया कि चोरी हुई। अरे हम अपना रोज सामान थोड़े चेक करते हैं यार, हमें और भी काम है नहीं है। हमने जब चेक किया, लड़के की शादी में हमने गहने पहने थे, अब उसके बाद जब लड़के की शादी की तब गहनों वाला बक्सा खोला तो पता लगा चोरी हो गई, ठीक है। और इस बीच 5 साल बीत गए, तब हमें ही पता लगा कि चोरी हुई है। यानी अपराध से प्रभावित जो व्यक्ति है उसी को अपराध के घटित होने की सूचना ये मिली नहीं, ठीक है। तो कहां से एफआईआर हो जाएगी और कहां से कंप्लेंट हो जाएगी। तो विलंब का उचित स्पष्टीकरण आया है तो परिसीमा काल के बाद भी संज्ञान हो जाता है, हो सकता है, या न्याय के हित में ऐसा करना जरूरी है, ठीक है। किसी भी जस्टिफाइड आदमी से पूछ लो भाई विचारण से जब सिद्ध हो गया कि तुमने चोरी की, भले ही सेवक के रूप में नहीं की, तो क्या होना चाहिए, तुम्हें छोड़ दें? तो कोई ये नहीं कहेगा कि छोड़ दो। तो अब न्याय के हित में इस परिसीमा काल के बाद जो अपराध का संज्ञान हुआ, ठीक है, या यूं कहें जो विलंब हुआ है अपराध के संज्ञान में, उसे क्षमा कर दिया जाए, ये न्याय के हित में उचित लग रहा है, इसलिए न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग करेगा और इस सिचुएशन में विलंब को क्षमा कर देगा। अब ये स्थितियां आपको क्लासरूम में समझ में नहीं आएंगी, ये जब आप कचहरी में होते देखेंगे तब समझ में आएगी, लेकिन उसके लिए वो समझ में आए इसके लिए जरूरी आपको 519 पता हो। और अगर 519 पता नहीं है, जो सीआरपीसी की पिछली धारा 473 है वो पता ही नहीं, तब तुम्हारे मन में यह आएगा न्यायालय जो चाहे सो कर दे, ठीक है, तब आप ये मानेंगे, ठीक है। और अगर पता है तो आपको 519 एकदम होती दिखाई देगी और वहां जो कुछ लिखा है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर आपके सामने आ जाएगा। इसीलिए अब पीसीएस जे में भी 3 साल की प्रैक्टिस लाए ताकि एप्लीकेशन कैसे होता है सेक्शंस का ये आपकी समझ में है। अब ये दुर्भाग्य है कि कुछ होगा इससे भी नहीं, ठीक है, वो उतना ही मूर्खतापूर्ण वातावरण रहेगा। लेकिन वही बात कि अपराध नहीं रुकता तो हम न्यायालय थोड़ी बंद कर देंगे, ठीक है। काम नहीं हो रहे
अच्छा नहीं हो रहा तो अच्छे का प्रयास ये तो नहीं बंद किया जाएगा। तो इसी दिशा में एक कदम है कि ताकि प्रैक्टिस से आए न्यायिक अधिकारी तो ये जानकारी में रहे कि सेक्शंस कैसे उपयोग होते हैं, कैसे एप्लीकेशन में आते हैं। तो आगे देखें कि 513 से हम लोग बात शुरू करते हैं। कहता परिभाषा, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परिसीमा काल से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 514 में विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है। यह भी आपसे खूब पूछा जाता है कि अपराधों का संज्ञान करने के लिए लिमिटेशन की डेफिनेशन ये किस सेक्शन में दी गई। और आप अक्सर, हम भी लगा क्या है, अक्सर 514 जो पिछली सीआरपीसी में 468 थी, ठीक है, वो लगा देते थे और फट से उत्तर गलत। पिछली सीआरपीसी में शब्द लिखे थे 467 में और अब लिखे 513 में। तो डेफिनेशन कहां दी? 513 में। हालांकि डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही कहा कि परिसीमा काल की परिभाषा यह है कि वो परिसीमा काल जो अगले सेक्शन में यानी 514 में या 468 में लिखा हुआ है। और 468 या 514 में जो लिखा है वो हम लोग बात कर चुके हैं। क्या कहता है? इस संहिता में अन्यत्र जैसा उपबंधित है, और जैसा उपबंधित है उसका उदाहरण हमने आपको दिया 319। वहां क्या उपबंधित है कि जो व्यक्ति उस धारा के अंतर्गत विचारण के लिए आहूत किया जाएगा उसके संबंध में यह माना जाएगा कि वो आहूत किसी भी दिन हुआ हो, उसके संबंध में अपराध का संज्ञान उसी दिनांक को हुआ था जिस दिनांक को मूल रूप से उस अपराध का संज्ञान लिया गया था। ठीक है ना? इसीलिए जो 514 में वर्णित अपराध हैं इनके विचारण के लिए भी अगर किसी व्यक्ति को 319 में आहूत कर दिया जाएगा तो वो 20 साल बाद किया जाए, उसके संबंध में यही मान लिया जाएगा कि वो उसी दिन अभियुक्त था जिस दिन मूल रूप से उस अपराध का संज्ञान लिया गया था। और यह नहीं कहा जा सकता कि उसके अगेंस्ट 20 साल बाद संज्ञान लिया गया इसलिए संज्ञान नहीं होगा, यह बात नहीं बोली जाएगी। यद्यपि यह बात कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए प्रतिमा इससे और 319 से ही आ जाएगी, लेकिन बात क्लियर रहनी चाहिए जिस सीमा तक वो क्लियर रह सकती है, इसीलिए यहां लिखा है। और बात केवल 319 की नहीं है, अन्य अपराध हो सकते हैं। जैसे शायद हमें याद पड़ता है शायद कि आईपीसी की धारा 498 है, उसमें सजा 3 साल है, लेकिन शायद उसके लिए स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि उसका संज्ञान ठीक है अमुक समय सीमा तक हो सकेगा, या शायद उसके लिए कोई समय सीमा ही नहीं हो सकता, मेरी याददाश्त गलत हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसी विधियां रहती हैं जिनमें सजा 1 साल है लेकिन वो कहेंगे संज्ञान हमेशा होगा, ठीक है। तो ये हो सकता, तो उन सारे मामलों के लिए ये शब्द लिखे हुए हैं। कौन सा? कि इस संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय कोई न्यायालय उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। इस संहिता में जैसा अन्यत्र उपबंधित है, इन जैसे सेक्शन 4 कह रहे कि अन्य विधियों के अंतर्गत अपराधों को यह संहिता लागू होगी, लेकिन उसी सीमा तक जिस सीमा तक उन विधियों में कोई प्रक्रिया नहीं दी गई, ठीक है, और उन विधियों मान्य प्रक्रिया दी गई और अपराधों के संज्ञान के संबंध में उस विधि के अंतर्गत अपराधों के संज्ञान के संबंध में या तो परिसीमा रखी नहीं गई या हटा दी गई, जो भी स्थिति है, तो फिर ये इस संहिता में अन्यत्र जैसा उपबंधित, तो सेक्शन 4 भी आ गया उस जद में, ठीक है ना, क्योंकि सेक्शन 4 में अन्यथा उपबंधित मिल गया। तो जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय उसे छोड़ देने के बाद अपराधों के संबंध में लिमिटेशन इसी प्रकार देखी जाएगी, और वो क्या होगी? उन मामलों में जहां अपराध जुर्माने से दंडनीय केवल जुर्माने से,
तो संज्ञान करने के लिए सीमा 6 महीने, जहां 1 वर्ष या उससे कम तो 1 साल सीमा, और जहां 1 साल से अधिक किंतु 3 साल या उससे कम तो 3 साल, उससे ऊपर सजा प्रोवाइड कोई समय सीमा नहीं। और एक ही व्यवहार में 1 से अधिक अपराध है तो समय सीमा जिसमें सर्वाधिक उससे काउंट किया जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण 3 कहता है यही बात जो हम बोल रहे हैं। क्या कह रहा है? इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के संबंध में जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है। एक साथ विचारण किनका किया जा सकता है? जो एक ही व्यवहार में कारित हुए, यानी 218, 219, 221, 223 ये वाले अपराध, उनका विचारण। ठीक है, किन आरोपों का संयोजन एक साथ करके एक ही वाद में जिनका विचारण किया जा सकता है वो हम लोग पढ़कर आए हैं। ठीक है, आरोपों वाले चैप्टर में, और इसीलिए हमने कहा था एक एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज सीआरपीसी दिक्कत देती है। ठीक है, कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के संबंध में जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, परिसीमा काल उस अपराध के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा जो यथास्थिति कठोरतर या कठोरतम दंड से दंडनीय है। वही बात कह रहा है जो हम लगातार बोल रहे हैं। स्पष्टीकरण कहता है इस धारा के प्रयोजन परिसीमा की अवधि संगणित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत तारीख धारा 223 के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने की तारीख, यानी परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख 223 में परिवाद है, या धारा 173 के अधीन सूचना अभिलिखित करने की तारीख होगी, यानी एफआईआर लिखाने की तारीख होगी। इस दिन से लिमिटेशन काउंट होगी। ठीक है, 173 में एफआईआर है, अब जो पहले 154 में थी। ठीक है, और पहले जो 200 के अंतर्गत, ठीक है, 223 वही, हाँ 19 वही आएगा। ठीक है, उसकी जांच परिवाद की 215 नहीं 210 इसमें संज्ञान है अब तो। ठीक है, तो कहता है 223 के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने की तारीख या धारा 173 के अधीन सूचना अभिलिखित करने की तारीख होगी। इस दिन से लिमिटेशन काउंट होना प्रारंभ होगी। अब कहता है परिसीमा काल का प्रारंभ। ठीक है, पर कई बातें होती। परिसीमा काल क्यों, सबसे पहला सवाल था, उसका उत्तर हमने दिया। ठीक है, क्यों परिसीमा काल? क्योंकि विटनेसेस की स्मृति चली जाएगी, अन्याय होने की संभावना होगी, इसलिए ताकि समाज में इफेक्टिव दंडिक न्याय प्रशासन चलाया जा सके, इसके लिए तो परिसीमा काल क्यों ये। ठीक है, क्या परिसीमा काल सारे अपराधों के लिए? इस प्रश्न का जवाब, परिसीमा काल की परिभाषा क्या है, ये परिसीमा काल विभिन्न अपराधों का कितना है ये, और परिसीमा काल किस दिन से बीतना प्रारंभ होगा। ये हम लोग जब लिमिटेशन पर बात किए थे तब भी ये बात आई थी। जिस दिन वाद कारण आपको उपलब्ध हो जाएगा उस दिन से परिसीमा काल बीतना प्रारंभ हो जाएगा। और अगला सिद्धांत क्या है कि परिसीमा काल एक बार बीतना प्रारंभ हुआ तो उसका बीतना रुकेगा नहीं। यह भी सिद्धांत था लिमिटेशन में, जब हम लोग लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था। लेकिन वहां यह भी लिखा था कि निम्न दशाएं हैं, अगर ये पैदा हो गई हैं तो इन दशाओं का निराकरण जब तक नहीं होगा तब तक परिसीमा काल का बीतना रुका रहेगा। लेकिन जहां तक परिसीमा काल बीत गया है वो वापस नहीं आएगा। यानी जैसे वहां लिखा है कि जिसे मुकदमा प्रस्तुत करने का हक है वो मान लीजिए पागल हो गया, तो जितनी अवधि तक वो पागल रहेगा उतनी अवधि तक परिसीमा काल का बीतना रुका रहेगा। मान लीजिए एक वाद कारण के लिए 3 साल परिसीमा काल था और 1 साल के बाद वो व्यक्ति जिसे मुकदमा दायर करने का हक था वो पागल हो गया।
ठीक है, और 1 साल तक पागल रहा, तो अब उसके पास परिसीमा काल कितना है? 1 वर्ष नहीं, ठीक है, 1 साल वो पागल रहा, ठीक है, तो 1 साल परिसीमा काल का बीतना रुका रहेगा, ठीक है, और जब 1 साल बाद वो ठीक होगा तो उसके पास परिसीमा काल कितना? अभी 2 साल का बकाया हुआ है, लेकिन 1 साल पहले ही बीत चुका है, वो वापस नहीं मिलेगा। और मानिए पूरे जीवन अब पागल रहे, अपने पूरे जीवन में ये पागल ही रहे, तो इसके जो विधिक उत्तराधिकारी हैं उन्हें जब परिसीमा काल मिलेगा तो कितना? 2 वर्ष, ठीक है, इतना ही मिलेगा। 1 बीत चुका है। इस ढंग की स्थिति परिसीमा काल के संबंध में रहती है। तो यह जानना जरूरी है कि परिसीमा काल कब बीतना प्रारंभ हो जाता है क्रिमिनल मामलों में, क्योंकि एक बार बीतना प्रारंभ होगा फिर बीतता ही जाएगा, फिर उसका बीतना तभी रुकेगा जब एक्ट में बताए गए ढंग से जो घटना घटित होनी चाहिए वो घटित हो जाए, तभी रुकेगा परिसीमा काल का बीतना, अदरवाइज नहीं रुकेगा। और परिसीमा के संबंध में ये सारे सिद्धांत यहां भी हैं, जैसे वहां है, तो यहां भी बताता है कि परिसीमा काल का प्रारंभ कब से होगा। बता रहा है कि किसी अपराधी के संबंध में परिसीमा काल, ठीक है, अपराध की तारीख से प्रारंभ होगा, ठीक है, अपराधी के संबंध में परिसीमा काल अपराध की तारीख से, ठीक है, जिस दिन अपराध हुआ, यह सामान्य बात है, ठीक है, ये बिल्कुल सामान्य बात है, और हमेशा जो सामान्य बात होती है वो सबसे ऊपर लिखी जाती है। फिर एक्सेप्शन, यानी जो व्यक्ति दोषित हुआ, इसके संबंध में जो अपराध का पता था वो अपराध से प्रभावित व्यक्तियों को लिमिटेशन के अंदर ही लग गया था, तो उसे जो अपराध से प्रभावित लोग थे उन्हें 173 या 223 में शिकायत विद इन लिमिटेशन दर्ज करानी चाहिए थी, यानी अगर परिसीमा काल उस अपराध के संबंध में था तो, और जिन अपराधों के संबंध में परिसीमा काल है ऊपर आ चुका, ऊपर वर्णित डिस्क्रिप्शन का अगर अपराध था और आपकी जानकारी में आ गया तो फिर अपराध की तारीख से प्रारंभ होगा, और अगर अपराध की तारीख से आपने परिसीमा काल जितना प्रोवाइड है उसके भीतर शिकायत दर्ज नहीं कराई तो अब संज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अपराध का संज्ञान जो यहां वर्णित है उस समय सीमा के भीतर ही हो सकता है, और या फिर विलंब का आप उचित स्पष्टीकरण दें या न्याय के हित में यह उचित माना जाए तो 519 में बात अलग हो जाएगी। अदरवाइज अब लिमिटेशन के बाद यह संज्ञान नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब इसके अपवाद बता रहे हैं, जहां अपराध के किए जाने की जानकारी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या किसी पुलिस अधिकारी को है ही नहीं, पता ही नहीं लग रहा, हमने गहने अपने चेक ही नहीं किए, पता ही नहीं अपराध हुआ, ठीक है, अपराध से व्यथित व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी को है ही नहीं, वह उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी को होती है, इनमें से जो पहले हो। जिस दिन आपको पता लग गया उस दिन से लिमिटेशन बीतनी शुरू हो गई, यद्यपि आपने अभी एफआईआर नहीं लिखाई, यद्यपि आपने अभी परिवाद प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन आपको जानकारी आ गई, इसी दिन से परिसीमा काल बीतना प्रारंभ हो गया। अब अगर वो 6 महीने और 1 साल और 3 साल का ध्यान आपने नहीं रखा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा जब तक कि मामला 519 के अंतर्गत ना आ जाए, और आपको नहीं पता लगा, आप तो बंबई थे, मद्रास थे या अमेरिका में थे, लेकिन पुलिस अधिकारी रोज गश्त करते तो उन्हें आपके घर का ताला टूटा मिल गया था, उन्हें पता लग गया, ठीक है, तो जिस दिन उन्हें जानकारी आ गई आज से परिसीमा काल का बीतना प्रारंभ, क्योंकि पुलिस को हर अपराध स्वयं भी दर्ज करने का हक है और अन्वेषण करने का हक है। ये हम लोग जब 173 पढ़ रहे थे तो आपको खूब बताया गया, क्योंकि वहां क्या लिखा है, when the SHO will receive the information
ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये नहीं लिखा है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए, सोर्स के बारे में कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो इसी दिन से परिसीमा काल का बीतना प्रारंभ। ठीक है, अगला कहता है जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया है, वह उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या अपराध का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी को चलता है, इनमें से जो भी पहले हो। ठीक है, चोरी हो गई, पता ही नहीं किसने की। ठीक है, आप पिक्चरों में देखते हो उन्होंने कहे कि मामला बंद कर दिया गया, और बाद में यहां कचहरी में भी खूब होता है, कई ऐसे मामले आएंगे उनमें क्या हुआ, चोरी हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, कुछ पता नहीं लगा, क्लोज कर दिया गया। उसका दिल्ली में चोर पकड़े गए, गोवा में चोर पकड़े गए, और उन्होंने बताया कि शाहजहांपुर में फला दिनांक को फला ईयर को हमने चोरी की थी, और उसका माल फला जगह बेचा था, और माल बरामद हो गया। ठीक है, अब चोरी में सजा कितनी है, 3 साल। गोवा में पकड़े कब गए, 20 साल बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद। अपराधी का पता नहीं लगा था, इसलिए बंद कर दिया गया। ठीक है, अब पता लग गया, अब नया परिसीमा काल यहीं से शुरू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर 3 साल बीते तो लिमिटेशन से बार्ड होगा, अदरवाइज लिमिटेशन से यहां से चल पड़ेगा, क्योंकि हमने फिर कहा कि अपराध में सामाजिक हित इन्वॉल्व है, इसलिए ये बात होती है। ठीक है ना, आगे कहता है उक्त अवधि की संगणना करने में उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन ऐसी अवधि की संगणना की जानी है। आज एफआईआर लिखाई गई तो आज को छोड़ दिया जाएगा संगणना करने में, कल से 6 महीने, कल से 1 साल, कल से 3 साल, ये गिने जाएंगे। ठीक है, और आपको मालूम है कि महीने 31 के भी होते हैं, 30 के भी होते हैं, 28 के भी होते हैं, लेकिन ग्रेगरी कैलेंडर यह उपयोग में लाया जाता है, और 1 महीने का मतलब होता है 30 दिन, 30 दिन माने जाएंगे। और जो भूगोल के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि एक वर्ष में कितना 364 दिन, 365 दिन होते हैं, 365 सही 1/4 जाने कितना दिन होता है। ठीक है, ऐसे दिन होते हैं, एक एग्जैक्ट 365 नहीं होते हैं, 365 सही 1/4 ऐसे करके कुछ जाने 3/4 ऐसे दिन होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेगरी कैलेंडर के हिसाब से यहां 1 साल कितना मारेंगे, 365 दिन। ठीक है, तो ये आपका परिसीमा काल है, और परिसीमा काल का प्रारंभ है। 513 में परिसीमा काल की परिभाषा, कौन सा परिसीमा काल, जो 514 में प्रोवाइड है। 514 परिसीमा काल का विस्तार कितना है यह बताता है, और 515 यह बताता है कि परिसीमा काल का बीतना कब से प्रारंभ होगा, यह बताता है। और 516 यह बताएगा कि परिसीमा काल का बीतना कब कब रुक जाएगा और कब तक रुका रहेगा, अर्थात परिसीमा काल में की गणना जब की जाएगी तो कौन कौन से समय निकाल दिए जाएंगे, वो समय निकाल दिया जाएगा जब बीतना रुका हुआ है। ठीक है, और आपका 517 और 518, ठीक है, ये भी उसी ढंग की बात कर रहे हैं, तो इन्हें देख ही लेंगे हम लोग सोमवार को, और अब लगभग ये खत्म है, देखते हैं सोमवार को, अगले सप्ताह में ये खत्म ही ईश्वर चाहेगा तो हो जाएगी, देखिए।